So let me start today's lecture. देखो मेरे प्यारे बच्चों, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट, आज हम पढ़ेंगे कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन बोहर मॉडल। ठीक, हम लोगों ने बोहर मॉडल की थ्योरी पिछली बार पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे कैलकुलेशंस ऑफ बोहर मॉडल। कैलकुलेशंस इन बोहर मॉडल, बोहर्स मॉडल। देखो मेरे प्यारे बच्चों, जो बोहर मॉडल है, इसकी जो कैलकुलेशन है, ये हमेशा ध्यान में रखना, इट इज फॉर यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज ओनली, फॉर यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज ओनली। अब आप मेरे से पूछ सकते हैं सर यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती है? बेटा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, दैट इज कॉल्ड एज टू यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। Like we can have example of hydrogen, which has one electron, helium 1 positive, which has one electron, lithium 2 positive, another thing which has one electron, beryllium 3 positive, having one electron, sodium 10 positive, will have one electron. तो ऐसी कोई भी स्पीशीज जिसमें बेटा एक इलेक्ट्रॉन हो, उसके लिए इसकी कैलकुलेशंस वैलिड है। हालांकि बोहर ने जो मॉडल दिया था वो तो खैर सभी के लिए था, बट येट जो कैलकुलेशंस है बेटे वो यूनी इलेक्ट्रॉनिक के लिए है। और कैलकुलेशन करने के लिए जो दो चीजें रिस्पॉन्सिबल थी वो क्या क्या थी? सबसे पहली बात तो उसने ये कहा था कि ओनली दोज ऑर्बिट्स आर पॉसिबल, ओनली दोज ऑर्बिट्स आर पॉसिबल, only those orbits are possible whose angular momentum is whole number multiple of h by 2 pi, यानी mvr is nh upon 2 pi। कोई भी ऑर्बिट अगर बनेगा तो वो इस रूल को जरूर फॉलो करेगा, उसका जो एंगुलर मोमेंटम हुआ करेगा वो होल नंबर मल्टीपल ऑफ h बाय 2 पाई होगा। पहली चीज तो ये थी जिसके ऊपर इसने अपने मॉडल की कैलकुलेशन करनी है। और दूसरी चीज इसने बोला कि जैसे ये न्यूक्लियस है, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ एटम एंड दिस इज इलेक्ट्रॉन, और बेटे इनके बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन देम, say that distance is r. Obviously r will be the radius of orbit, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में ऐसे गोल 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 घूमेगा with this radius r. Got it or not? ठीक, तो ये एक तरह से आप रेडियस मान लो ऑर्बिट की, तो r is radius of orbit, or you can say distance between electron and this न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का चार्ज जो है उसको Q1 मान लेते हैं और इसको Q2 मान लेते हैं। ठीक है जी। तो बेटा दो चार्जेस के बीच में एक होती इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखो बेटे ये कहता है कि एटम इज ओनली स्टेबल, एटम इज ओनली स्टेबल, atom is only stable if, atom is only stable if इन दो के बीच में, चार्जेस के बीच में जो फोर्स आई उसको बोलेंगे फोर्स which are taking electron near to nucleus, यानी हम ये बोल सकते हैं फोर्स टेकिंग इलेक्ट्रॉन इनसाइड, फोर्स टेकिंग इलेक्ट्रॉन towards nucleus, ठीक, should be equal to force taking electron
टेकिंग इलेक्ट्रॉन आउटवर्ड्स, यानी इनवर्ड को जो फोर्स लग रही है, जो फोर्स हमारी इनवर्ड लग रही है, ठीक है जी, अगर उतनी ही फोर्स हमारे पास आउटवर्ड लग जाए, अगर उतनी फोर्स हमारे पास आउटवर्ड लग जाए, तो ये एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर लेंगे और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ना आगे जा पाएगा ना पीछे जा पाएगा, इसी पर्टिकुलर रेडियस पे वो लगातार मूव करेगा। इट विल मूव ऑन दिस रेडियस, ठीक है जी। अब जो फोर्स हमारे पास इनमें थी, फोर्स टेकिंग इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स न्यूक्लियस, टुवर्ड्स न्यूक्लियस, बेटे उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बेटे दो चार्जेस के बीच की जो फोर्स होती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हुआ करती है। सो ये जो होगी, दिस विल बी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। So this is electrostatic force of attraction. अब अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, +2 में हम कूलम्स लॉ लेते हैं, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ जो है वो कहता है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक, वो होती है इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, जो कूलम लॉ हमें बताता है, वो बताता है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है वो हमारे पास K Q1 बाय Q2 अपॉन R² होती है, जहां पे Q1 इज चार्ज 1 एंड Q2 इज चार्ज 2 एंड R इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। Q2 is charge 1, Q2 is charge 2 and R is the distance between them. ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बेटा, ठीक। ऑन द अदर हैंड, अब हमारे पास ये जो Q1 है ये न्यूक्लियस का चार्ज है, तो Q1 विल बी द चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। प्लीज अपने माइक्स बंद रखेंगे सारे के सारे बच्चे, माइक हमेशा बंद रहना चाहिए बेटा, ठीक। तो पहली बात हमने बोला जो Q1 है वो चार्ज ऑन न्यूक्लियस है, चार्ज ऑन न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होगा बेटा? न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है बेटा? न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। क्या न्यूट्रॉन चार्ज होते हैं? नहीं होते हैं। तो चार्ज किसका होता है? प्रोटॉन्स का। तो न्यूक्लियस का चार्ज जो होगा दैट विल बी इक्वल टू द चार्ज ऑन प्रोटॉन्स, चार्ज ऑन प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन का नंबर जो होगा, ठीक, वो होगा Z। Z इज एटॉमिक नंबर, Z इज एटॉमिक नंबर, Z इज एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक, इनटू एक प्रोटॉन का चार्ज, चार्ज ऑन वन प्रोटॉन। सो दिस इज चार्ज ऑन वन प्रोटॉन, चार्ज ऑन वन प्रोटॉन। तो इससे बेटे हमें समझ में आया कि जो Q1 होता है वो ZE के बराबर होता है, where Z is what? Where Z is atomic number, that is number of protons, and E is charge on proton. और Q जो है ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, उसको हम माइनस में लिख सकते हैं। सो ये Q1 नेगेटिव है, ठीक, नेगेटिव E है। पुटिंग दिस हियर, इसको यहां पुट करते हैं तो फोर्स आ जाएगी K ZE इंटू माइनस E अपॉन R²। प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव था, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव था। हालांकि इस लॉ में हमें चार्जेस का मैग्नीट्यूड नहीं लेना होता, सॉरी चार्जेस का साइन नहीं लेना होता,
सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना होता है, लेकिन आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं सिर्फ नेगेटिव का चार्ज ले रहा हूं, जरूरत नहीं होती। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, तो इसके आगे यहां नेगेटिव लिख दूंगा। हालांकि कैलकुलेशन में वी ओनली नीड मैग्नीट्यूड्स, वी डू नॉट नीड दिस चार्ज येट। सिर्फ बताने के लिए कि ये प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इसके आगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसलिए माइनस। तो कहने का मतलब ये आया माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो अंदर की तरफ को हमारे पास लग रही थी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये अंदर की तरफ को लग रही थी। एंड फोर्स टेकिंग आउटवर्ड्स, जो फोर्स बाहर ले जा रही थी, force taking electron outwards, taking electron outwards, बाहर की तरफ को जो फोर्स लेके जाएगी वो होगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये बाहर को लेके जाएगी, ठीक है जी। यानी दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मस्ट बी बैलेंस्ड बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तभी एटम स्टेबल होगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तभी एटम हमारा स्टेबल होगा, ठीक है जी। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला हम लिख देते हैं एम वी स्क्वायर अपॉन आर। हालांकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए लगाते हैं, लेकिन जितनी सेंट्रीफ्यूगल उतनी सेंट्रीफ्यूगल, इसलिए एम वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर लिख देंगे इसको। यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर शुड बी इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर, तो ही एटम स्टेबल होगा, ठीक, तो ही एटम स्टेबल होगा। तो ये दूसरी चीज है जिसको लेकर के हम कैलकुलेशंस करेंगे बोहर मॉडल की। एक चीज ये और दूसरी चीज ये जिसको लेकर के हम कैलकुलेशन करेंगे। तो मैं कैलकुलेशन करनी शुरू करूं उससे पहले बताओ ये सारा पार्ट क्लियर हो गया पानी की तरह कि नहीं? कोई डाउट है तो पूछ सकते जल्दी। इफ देयर इज एनी डाउट यू मे आस्क। सर हाँ जी बेटा बोलो फटाफट। सर न्यूमेरिकल्स में हम नेगेटिव साइन क्यों इग्नोर करते हैं? नहीं करते बेटा, वो आगे बता दूंगा कहां करेंगे कहां नहीं करेंगे, डोंट वरी, है ना, ठीक। अभी न्यूमेरिकल नहीं कर रहे ना बेटे, अभी तुम कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो कैलकुलेशन में जहां जरूरत होगी वहां बताऊंगा, जहां जरूरत नहीं हमें मैग्नीट्यूड से ही काम चलाना है वहां पे बताऊंगा, ठीक। तो हमारे को सिर्फ ये कि ये पता चल गया आया कहां से कैसे आया। तो मैं इस पार्ट को मिटा रहा हूं, जिसने स्क्रीनशॉट खींचना खींच लो बराबर से। सो जो दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे पास आ गया जिसके ऊपर बेस्ड हम सारी कैलकुलेशंस करेंगे, ठीक, वो आ जाएगा माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर। ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है जिसको लेकर के हम अपनी सारी कैलकुलेशंस का काम करेंगे। और आज की कहानी हमारी सिर्फ कैलकुलेशंस की है, ठीक। तो चलिए सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट। किसी भी ऑर्बिट की रेडियस का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, ठीक। तो पहली डेरिवेशन हमारे पास होगी रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ठीक है जी। अब रेडियस ऑफ ऑर्बिट के लिए हमें पता है, हम शुरू यहां से करेंगे, वी नो। अब रेडियस के लिए हमें चार्जेस की कोई जरूरत नहीं है। रेडियस के लिए क्या साइन की जरूरत है, नेगेटिव पॉजिटिव? नहीं, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत है, तो हम माइनस नहीं मिलेंगे, चलेगा यहां। वी नो दैट के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर। सो ऑब्वियसली आर से आर हो गया कैंसल, तो इक्वेशन बन गई के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर।
अब हम चाहे तो इधर से रेडियस निकाल सकते थे, पर प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी कि हमारे पास यहां v भी अननोन है, वेलोसिटी भी अननोन है और रेडियस भी अननोन है, यानी वी हैव टू अननोन वेरिएबल्स। हमारे पास दो अननोन वेरिएबल्स है, वेलोसिटी भी और रेडियस भी। अब एटलीस्ट एक तो बेटे हमारे पास नोन हो, एटलीस्ट एक तो नोन हो ना, क्लियर? तो हमें v निकालना, हमें क्योंकि r निकालना है तो हमें v की वैल्यू चाहिए। हम ये जानते हैं, we also know कि फर्स्ट था mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। ऐसा करते हैं, यहां से v की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये जो इक्वेशन मैंने ऊपर बनाई है, मान लेते हैं इस इक्वेशन को अपन ने 1 बोल दिया। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज 1। इक्वेशन नंबर 1 है। अब देखो बेटे, यहां से मैं v निकालूंगा तो v आएगा nh अपॉन 2 पाई mr। बेटा mr को यहां ले गए, v निकाल लिया यहां से। नो अब बात करेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ v, पुटिंग द वैल्यू ऑफ v, द वैल्यू ऑफ v इन 1। जो आपने ऊपर 1 लिखा था उसमें v की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो क्या आएगा, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू m इंटू एन एच अपॉन 2 पाई एम आर का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू m इंटू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है जी, वो स्क्वायर सॉल्व कर दिया। अब आर से कट गया एक आर, एम से कट गया एक एम, हमें निकालना था आर, तो इस आर को इधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ, तो फॉर्मूला बन गया आर रेडियस विल बी इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। तो ये बेटे रेडियस का फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया है। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेडियस वी हैव डिराइव्ड। हमने पहला पोस्टुलेट ये ले लिया था, उसमें v और r दोनों अननोन थे तो v निकालना था। इस वाले पोस्टुलेट से v निकाला और इसमें पुट किया, जो जो कटता था काट दिया और हमने रेडियस निकाल दी। बोलो बेटा, डेरिवेशन ऑफ रेडियस समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी बोलो यस और नो। वॉज सिंपल थिंग टू डू। अब देखो बेटे, हमारे पास फॉर्मूला तो ये आ गया, फॉर्मूला तो ये आ गया। क्या हमें इसमें h की वैल्यू पता है? क्या हमें इसमें h की वैल्यू पता है? पता है। h हमेशा प्लांक्स कांस्टेंट होता है। प्लांक्स कांस्टेंट वैल्यू 6 to 6 into 10 to power minus 6.6 into 10 to power minus 34 होता है। सो h की वैल्यू पता है, पाई की वैल्यू पता है, r की वैल्यू पता है, m की वैल्यू पता है। बेटे k जो होता है ना, k, ये वाला k, इसकी एक्चुअल वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये +2 में आपको पढ़ाएंगे, एप्सिलॉन नॉट जो होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम होता है, ये फिजिक्स वाले सर आपको +2 में पढ़ाएंगे। ठीक, मेरा काम नहीं है इससे, मेरा काम सिर्फ ये है कि सीजीएस में इसकी वैल्यू 1 होती है। सीजीएस में k की वैल्यू इन सीजीएस सिस्टम, इन सीजीएस सिस्टम k जो होता है वो 1 होता है। सीजीएस में k की वैल्यू 1 होती है। हाँ, एमकेएस में इसकी वैल्यू 9.8 होती है बेटे। एमकेएस में वैल्यू यानी कि जो एसआई यूनिट्स है
उसमें वैल्यू इसकी 9.1 होती बच्चे। अदरवाइज जो के की वैल्यू हमारे पास हुआ करती है सीजीएस में हम पुट किया करते हैं, सीजीएस में बेटे इसकी वैल्यू हमारे पास बेसिकली 1 हुआ करती है। तो जनरली कई बार आप एक्सप्रेशन में के नहीं देखोगे, क्योंकि के की वैल्यू 1 पुट कर दी होगी तो नहीं देखोगे, वो सीजीएस सिस्टम होगा, एमकेएस में इसकी वैल्यू लेनी होगी। ठीक है जी। अब हम इन सब वैल्यूज को पुट कर दें, इन सब वैल्यूज को पुट कर दें, ठीक, तो हमारे पास आएगा r इज इक्वल टू, पुट करके जब सॉल्व कर देंगे तो r ऑफ nth शेल, यानी nth ऑर्बिट, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी ऑर्बिट होगा उसमें कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी 0.529 इंटू, ऊपर था n स्क्वायर, नीचे होगा बाय z स्क्वायर इंटू एंगस्ट्रॉम, ये एंगस्ट्रॉम में निकालेंगे। ठीक, ये एंगस्ट्रॉम में बेटा देखो n h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, वैल्यू 6.626 इन 10 टू पावर -34, 4 है, पाई है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 9.11 इंटू 10 टू पावर -31 kg, के सीजीएस में 1, सर सीजीएस नहीं लेना हमने एम से एम कैस लेना है, तो एम कैस ले लो भाई, 9.8। जेड हमें नहीं पता है, जेड की वैल्यू हमें नहीं पता है, जेड की वैल्यू, जेड इज एटॉमिक नंबर, अलग अलग के लिए अलग अलग हो सकता है। ठीक, ई इज चार्ज, सबकी वैल्यू पुट की, सॉल्व करके ये फॉर्मूला निकल आया शॉर्टकट में एंगस्ट्रॉम्स में। सो किसी भी शेल का रेडियस, किसी भी ऑर्बिट का रेडियस निकालना होगा, ये उसका फॉर्मूला हो गया और ये उसका रेडियस का कैलकुलेशन हो गया। जैसे अगर आपको बोल दूं मैं कैलकुलेट द रेडियस ऑफ फर्स्ट शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट शेल की, फर्स्ट शेल मतलब फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस निकालनी है, तो हम लिखेंगे r ऑफ 1 इज इक्वल टू 0.529 इंटू, बेटा हाइड्रोजन के लिए n की वैल्यू क्या होगी, n इज नंबर ऑफ शेल, कौन सा है 1, तो 1 का स्क्वायर, और z हाइड्रोजन का 1, तो सॉल्व करके आया 0.529 एंगस्ट्रॉम्स। एंगस्ट्रॉम इज 10 टू पावर माइनस, एंगस्ट्रॉम इज 10 टू पावर -10 मीटर, एंगस्ट्रॉम 10 टू पावर -10 मीटर के बराबर होता है, यानी इसको अप्रोक्सीमेटली लिखा जाता है 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो एक्चुअली ये जो वैल्यू है, ये फर्स्ट शेल ऑफ हाइड्रोजन की वैल्यू है। सो समटाइम दिस फॉर्मूला इज पुट फॉरवर्ड लाइक दिस, Rn is R1 of hydrogen into n square upon Z एंगस्ट्रॉम्स। एंगस्ट्रॉम लिखो ना लिखो, वो तो जितने में R1 ऑफ हाइड्रोजन लोगे उसी यूनिट्स में आंसर आएगा। इसलिए रेडियस का जो फॉर्मूला हमने निकाल दिया, रेडियस का फॉर्मूला हमने निकाला कि रेडियस ऑफ nth शेल इज रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑफ हाइड्रोजन into n square by z, where n is number of orbit and z is atomic number। और जहां पे हमें ये भी समझ में आ गया कि जो R1 की वैल्यू होगी हाइड्रोजन की, वो हमेशा अप्रोक्सीमेटली 0.53 ले लिया करेंगे एंगस्ट्रॉम्स में। ये जरूरी नहीं हम एंगस्ट्रॉम में लें, बट अगर लेनी हो तो ले सकते हैं, एंगस्ट्रॉम में, मीटर में भी ले सकते हैं। बोलो बेटा रेडियस का फॉर्मूला डिराइव करना आ गया कि नहीं आ गया? अब मान लो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड दे दिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड बोला कैलकुलेट द रेडियस ऑफ सेकंड शेल ऑफ हाइड्रोजन, सेकंड शेल ऑफ हाइड्रोजन। अब शेल का नंबर n क्या हो गया, सेकंड। तो बेटा ऐसे केस में फिर से सॉल्व करो,
R2 for hydrogen 0.53 into n की वैल्यू आ गई 2 का स्केलर, और हाइड्रोजन का z तो 1 ही रहना है, तो इसकी वैल्यू 2.12 एंगस्ट्रॉम्स हो गई। तो इसकी वैल्यू 2.12 एंगस्ट्रॉम हो गई। तो चलो अब मेरे प्यारे बच्चे फटाफट से कैलकुलेट द रेडियस ऑफ थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। जल्दी करके दिखाना मुझे, क्विकली। These both questions must be done very quickly. शाबाश। 4.77, 8.43। तो बेटा R3 4.77 आ जाएगा और R4 8.43 के करीब करीब होता है। अब इधर ध्यान देना बेटा प्लीज। फर्स्ट शेल ऑफ हाइड्रोजन और सेकेंड शेल ऑफ हाइड्रोजन, इनमें एनर्जी का डिफरेंस कितना है? इनमें एनर्जी का डिफरेंस कितना है भाई? राधर बोलो रेडियस का डिफरेंस कितना है? सॉरी एनर्जी नहीं, रेडियस का डिफरेंस कितना है? एनर्जी तो अभी आगे करेंगे सॉल्व। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ रेडियस इन हियर? इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 1.59 एंगस्ट्रॉम का फर्क आ गया। 1.59 एंगस्ट्रॉम। अब सेकंड और थर्ड में एनर्जी, सेकंड और थर्ड में रेडियस का डिफरेंस बताओ। सेकंड और थर्ड में तो 2.55 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम। थर्ड फोर्थ का डिफरेंस बताओ। थर्ड और फोर्थ का डिफरेंस बताओ। थर्ड और फोर्थ का डिफरेंस, इनको माइनस करोगे 4.34 एंगस्ट्रॉम्स। तो एक बात देखो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं, पहले डिस्टेंस कम था, फिर और ज्यादा हो गया, फिर और ज्यादा हो गया। मतलब अगर कल को आप एटम का स्ट्रक्चर बनाने लगोगे अकॉर्डिंग टू बोहर, ये न्यूक्लियस होगा, ये फर्स्ट शेल होगी और ये सेकंड शेल होगी। इसमें एनर्जी का डिफरेंस कितना होगा? थर्ड शेल में एनर्जी का डिफरेंस और भी ज्यादा होगा, और ये बोलो एनर्जी में रेडियस का डिफरेंस और भी ज्यादा होगा। फोर्थ शेल में और भी ज्यादा हो जाएगा। समझ में आई मेरी बात? हाँ जी। यानी बहुत सिंपल बात है कि अगर यहां का डिस्टेंस, फर्स्ट और सेकंड का डिस्टेंस मैंने D1 लिया, थर्ड और सेकंड और थर्ड का डिस्टेंस D2 लिया, थर्ड और फोर्थ का डिस्टेंस D3 लिया, तो समझ में आता है कि D3 इज ग्रेटर देन D2 विच इज ग्रेटर देन D1। तो इसमें दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहली तरह का क्वेश्चन आएगा, व्हाई ऑर्बिट्स आर नॉट इक्वली स्पेस्ड। क्या क्वेश्चन पूछा? व्हाई ऑर्बिट्स आर नॉट इक्वली स्पेस्ड। जितने ऑर्बिट हैं उसके बीच की स्पेस इक्वल क्यों नहीं होती? आप ऐसे सॉल्व करके दिखा सकते हैं और ये बता सकते हैं कि हमारे पास डिस्टेंस जो होगा वो डिफरेंस चेंज होता रहेगा, इस वजह से उसमें इक्वल स्पेसिंग नहीं आएगी। जबकि मैं सच बताऊं, आप अपने दोस्तों की कॉपियां देखोगे ना जो इधर उधर पढ़ रहे होंगे, मैंने यहां से डिस्टेंस ज्यादा 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 किया है और उन्होंने क्लोज 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 कर देना है। आप देख लीजिएगा कॉपीज। जब आप कॉपीज देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि बाकी सब जगह ये शेल्स क्लोजर 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 बनाएंगे, जबकि मैं आपको दूर दूर बना रहा हूं। लड्डू, वो क्लोज क्लोज आना वो एनर्जी होती है, वो रेडियस नहीं होता। लेकिन प्रदीप में वैसे दिया होगा ना डायग्राम, तो लोग उसी को फॉलो कर लेते हैं। एक्चुअल डायग्राम ये है कि जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं, शेल्स के बीच का डिस्टेंस
बढ़ता चला जाता है। बोलो बेटा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ये बात क्लियर हो गई? ओके, नेक्स्ट बात देखिएगा। नेक्स्ट बात अगर मैं आपको बोल दूं, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ फर्स्ट शेल ऑफ helium-1 positive, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ फर्स्ट शेल ऑफ helium-1 positive, वो कैसे निकालेंगे? तो रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑफ helium-1 positive इज इक्वल टू रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑफ हाइड्रोजन इंटू n स्क्वायर बाय z, यही फॉर्मूला है। और फर्स्ट की वैल्यू अब हमें मालूम है, फर्स्ट की वैल्यू 0.53 होगी। n यहां पे क्या दिया है, कौन सा शेल दिया है? n2 ही, n हमारे पास 1 ही तो दिया है, 1 का स्क्वायर। लेकिन हीलियम के लिए z की वैल्यू कितनी होगी? हीलियम के लिए z की वैल्यू कितनी होगी? बेटे हीलियम के लिए Z2 होगा तो डिवाइड बाय 2 कर दोगे, ठीक? तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो यहां से निकाल सकोगे तुम इजीली, ठीक है जी? आई थिंक सो। ऐसे ही आपको मैं बोल दूं, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ सेकंड शेल ऑफ Beryllium-3 positive, सेकंड शेल ऑफ Beryllium-3 पॉजिटिव। अब यहां पे n की वैल्यू दी है 2 और z की वैल्यू है 4, तो अगेन r second of Beryllium-3 positive will be equal to 0.53 इंटू ऊपर था n का स्क्वायर यानी 4 डिवाइडेड बाय z कितना 4, हो गया कैंसल, आंसर आ गया 0.53 एंगस्ट्रॉम्स। तो बेटे ऐसे किसी भी शेल का रेडियस निकाल सकोगे कि नहीं? जल्दी बोलना यस और नो। तो हाइड्रोजन लाइक कोई भी स्पीशीज होगी, उन सभी स्पीशीज का आप रेडियस बड़ी आराम से निकाल सकोगे। हमने रेडियस को डिराइव कर दिया है। उम्मीद करता हूं रेडियस की डेरिवेशन आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी, ठीक? एवरीथिंग विल बी क्लियर। मिटा दूं जी इसको? अब देखिए अगली बात, अब रेडियस से आगे चलते हैं। रेडियस से आगे हमारे पास आके मिला वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth शेल। अब है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth शेल। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth शेल। किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? देखो बेटा शुरू यहीं से होगा। क्या वेलोसिटी देखते हुए हमें साइन की जरूरत है? क्या वेलोसिटी देखते हुए साइन की जरूरत है? अरे साइन, डायरेक्शन नहीं, साइन की जरूरत नहीं होती बेटा, डायरेक्शन की जरूरत होती वेलोसिटी देखते हुए। ये साइन डायरेक्शन नहीं बता रहा है, क्लियर? ये तो बता रहा है चार्ज नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, डायरेक्शन थोड़ी बता रहा है। तो हम दोबारा से लिख सकते थे कि Z(E)² अपॉन R² इज इक्वल टू mv² अपॉन R, तभी एटम स्टेबल होगा, नहीं तो एटम स्टेबल नहीं होगा। अगेन से R से R कैंसिल होगा, हमारे पास के Z(E)² अपॉन R इज इक्वल टू mv² होगा। ना फिर से दिक्कत होगी कि अब हमारे पास V भी वेरिएबल और R भी वेरिएबल। अपने को एक वेरिएबल तो दूर करना ही है। रेडियस के टाइम में हमने वेलोसिटी निकाल के पुट करी थी, तो यहां हम क्या करेंगे? यहां हम रेडियस निकाल के पुट कर देंगे भाई। सो वी नो दैट mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। वही ऑर्बिट पॉसिबल है मेरे दोस्त। यहां से r निकाल लो, r आएगा nh अपॉन 2 पाई mv, ठीक है जी?
अगर आपने इसको 1 माना था, अगर आपने इसको 1 माना था, तो ऑब्वियस सी बात है, पुटिंग द वैल्यू ऑन 1, पुटिंग द वैल्यू इन 1 में वैल्यू पुट करनी है हमें, किसकी, आर की, तो क्या आएगा, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर की वैल्यू एन एच नीचे रह गया, ऊपर चला गया 2 पाई एम बी, ठीक, शुड बी इक्वल टू एम बी स्क्वायर, शुड बी इक्वल टू एम बी स्क्वायर। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, एम से एम कैंसिल, वी से बी कैंसिल, अरे ये तो सीधे ही फॉर्मूला निकल आया वी का। तो वी का फॉर्मूला क्या निकला यहां पर, 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच। सो दिस इज द रेडियस, दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी। जैसे अभी हमने रेडियस का फॉर्मूला निकाला था, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया। बोलो बेटा, डेरिवेशन क्लियर हुई वेलोसिटी की? बेटा जैसे उसमें रेडियस में वेलोसिटी पुट करके निकाली थी, यहां हमने क्या किया, यहां हमने रेडियस पुट करके 4 निकाल दी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। नाउ नेक्स्ट बात, क्या तुम यहां पर 2 की वैल्यू जानते हो? क्या तुम यहां पाई की वैल्यू जानते हो? क्या तुम यहां के की वैल्यू जानते हो? क्या तुम यहां ई की वैल्यू जानते हो? क्या तुम यहां एच की वैल्यू जानते हो? सबको पुट कर दो। सबको पुट करोगे तो वेलोसिटी ऑफ nth शेल निकाल के जब इसको सॉल्व करोगे, it will come out to be 2.18 into 10 to power 6 मीटर पर सेकेंड इंटू ऊपर रहेगा z, नीचे रहेगा n, z अपॉन n मीटर पर सेकेंड। तो ये फॉर्मूला मेरे प्यारे बच्चों रेडियस का, रादर वेलोसिटी का सिंप्लीफाइड आ गया। कि किसी भी शेल की अगर आपने वेलोसिटी निकालनी, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालनी किसी भी शेल में, तो 2.18 into 10 to power 6 into z by n, where z is atomic number, n is number of shell। जैसे मैंने, अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट शेल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के फर्स्ट शेल में हमें वेलोसिटी पूछी है। तो बेटा देखो, v ऑफ n 2.18 10 to power 6, z फॉर हाइड्रोजन इज 1 और शेल भी 1 तो 1, तो आंसर आया v ऑफ फर्स्ट ऑफ हाइड्रोजन इज 2.18 into 10 to power 6 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? Actually this value यानी V1 of hydrogen is 1/132 times of speed of light। अगर सॉल्व करोगे ना, स्पीड ऑफ लाइट से इसको डिवाइड कर दोगे ना, तो स्पीड ऑफ लाइट से 132 टाइम्स है, 1/132 टाइम्स है स्पीड ऑफ लाइट से। यानी लाइट की स्पीड, इलेक्ट्रॉन जो फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ बोर में पड़ा है उसकी स्पीड से 132 टाइम्स ज्यादा है। ऐसे निकाल सकते हो। ये पॉइंट डायरेक्टली पेपर में पूछा जाता है, मैंने डायरेक्टली बता दिया, और ये निकालने को आपको आ सकता है। तो इसीलिए अगर ध्यान दें, इसका मतलब ये वाली वैल्यू जो है ये वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट शेल ऑफ हाइड्रोजन है। इसलिए जैसे रेडियस का एक फॉर्मूला हमने निकाला था ये वाला, ऐसे हम वेलोसिटी का भी निकाल सकेंगे कि वेलोसिटी ऑफ nth शेल इज वेलोसिटी ऑफ 1 ऑफ हाइड्रोजन
इंटू जेड अपॉन एन। ठीक, यूनिट्स तो डिपेंड करता है कौन से में लिया है आपने। जबकि V1 ऑफ हाइड्रोजन जो होगी उसकी वैल्यू 2.18 10⁶ मीटर पर सेकेंड होगा। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, बात क्लियर हो गई कि नहीं? यस और नो जल्दी करिएगा। तो ऐसे आप वेलोसिटी भी निकाल सकते हो, ऐसे आप वेलोसिटी भी निकाल सकते हो। ठीक, अगर मैं आपको क्वेश्चन ऐसा दे देता, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड शेल ऑफ हीलियम 1 पॉजिटिव। सेकंड शेल ऑफ हीलियम 1 पॉजिटिव का मतलब बेटे एन की वैल्यू भी 2 और जेड भी 2, तो वो तो कैंसिल हो जाएंगे। तो V ऑफ सेकंड शेल ऑफ हीलियम 1 पॉजिटिव इज V1 ऑफ हाइड्रोजन इनटू क्या किया हमने Z अपॉन N। तो Z भी 2 और N भी 2, तो V2 ऑफ हीलियम 1 पॉजिटिव इज V1 ऑफ हाइड्रोजन। क्यों जी? क्लियर? और इसकी वैल्यू 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ऐसे इसके फर्स्ट शेल में, सेकंड शेल में, थर्ड शेल में, किसी भी शेल में वेलोसिटी निकालने को बोलूं तो बोलो क्या वेलोसिटी निकाल लोगे? तो बेटा हमने वेलोसिटी भी निकाल ली और प्यारे बच्चों हमने रेडियस भी निकाल लिया। तो वी हैव कैलकुलेटेड वेलोसिटी एज वेल एज रेडियस। ठीक, सो आपने ये नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको सबको मिटा दूं। बेटा नेक्स्ट कैलकुलेशन है हमारे पास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। ठीक, ये कैसे निकालेंगे? इन एन ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट में, क्योंकि आपको ये बोला गया था कि ईच ऑर्बिट इज एसोसिएटेड विद अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी। हर ऑर्बिट की अपनी स्पेसिफिक एनर्जी होती है, तो उसकी डेरिवेशन कैसे है प्लीज बहुत ध्यान से देखिएगा। देखो बेटे हमें ये तो पता ही है, ठीक, कि जो एनर्जी टोटल हुआ करती है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हुआ करती है ना बेटा? टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी और नॉट। हालांकि हम ये जानते हैं इसमें और भी एनर्जीज हो सकती है, जैसे रोटेशनल एनर्जी हो सकती है, जैसे वाइब्रेशनल एनर्जी हो सकती है, ऐसे और एनर्जीज हो सकती है ना भाई। पर उनकी वैल्यू इतनी छोटी होगी कि वो इसके मुकाबले नेग्लिजिबल है। तो अगर हम यही दो एनर्जीज का सम कर ले, सो दैट विल बी टोटल एनर्जी। सो हमें टोटल एनर्जी निकालने के लिए काइनेटिक एनर्जी चाहिए और दूसरी बात हमें पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। ये दो चीजें हमें बहुत जरूरी चाहिए एनर्जी निकालने में। हम ये बात तो अच्छे से जानते थे कि काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। ठीक है, इसके पहले हम लिख देते वी नो, भले ही हमें ना पता हो, पर हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। क्यों जी? यहां से हम ये भी देख रहे हैं कि इसका मतलब क्या ये नहीं है कि 2 काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mv²। ठीक, इस चीज को 2 मिनट के लिए दिमाग में रखने का, इसको 1 लिख देने का, इसको 1 लिख देने का। अब देखो बेटे, अगर ये चार्ज 1 है और ये चार्ज 2 है, से ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो से r है, तो बेटे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ना, पोटेंशियल एनर्जी वो होगी K
Q1 Q2 ऑब्वियसली चार्ज एक प्लस एक माइनस, इसलिए माइनस के Q1 Q2 अपॉन R होगी। माइंड इट, दिस इज नॉट कूलम्बिक फोर्स, ये कूलम्बिक फोर्स नहीं है ओए, वो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर था, ये के Q1 Q2 अपॉन R है, सिर्फ अकेला। ये पोटेंशियल एनर्जी, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थी। दो चार्जेस के बीच की पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं? चार्जेस का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, चार्जेस का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। यहां पे प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज, तो प्लस माइनस माइनस, इसलिए माइनस आ गया। अगर दोनों ही प्लस होते तो ये प्लस आता, दोनों माइनस होते तो भी प्लस आता। समझ में आई? पर अगर एक प्लस एक माइनस है तो आगे माइनस आ गया। ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये दिमाग में बिठा लेना। ये वो जज्बात में बह के मत लिख देना के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। पोटेंशियल एनर्जी है माइनस के Q1 Q2, ठीक। और हमें ये पता था कि एटम इज ओनली स्टेबल, एटम इज ओनली स्टेबल व्हेन, कब स्टेबल होता है भाई एटम? जब माइनस के Q1 Q2, या सिंपली यहां हम ऐसे लिख देते हैं R स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन R। सो मेरे प्यारे बच्चों, R से कट गया R, तो ये आ गया के Q1 Q2 अपॉन R इज इक्वल टू mv स्क्वायर। इस साइन को यहां ले जाता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। तो पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2 अपॉन R है कि नहीं? तो क्या मैं इसकी जगह माइनस पोटेंशियल एनर्जी लिख सकता हूं? क्या इसकी जगह माइनस पोटेंशियल एनर्जी लिख सकता हूं? और mv स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूं? mv स्क्वायर की जगह 2 काइनेटिक एनर्जी, पहले निकाले थे ना कि mv स्क्वायर इज 2 काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो -2 काइनेटिक एनर्जी होगी। अब एक बात तो ये कान खोल के सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी बाय काइनेटिक एनर्जी की जो रेशो होती है वो -2 के बराबर होती है। बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन कंपटीशंस में आते हैं कि रेशो, यहां से देखो, इसको नीचे ले जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी बाय काइनेटिक एनर्जी -2 होगा कि नहीं होगा? ठीक। अब चलो ये तो निकल गया। अब हम जानते हैं, अगर मैं इसको इक्वेशन ए बोलता हूं, अकॉर्डिंग टू ए हमें पता था ई टोटल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इसको इक्वेशन नंबर मान लो आपने 2 दे दिया, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम 2, पुटिंग द वैल्यू of potential energy from 2, E total will become equal to kinetic energy -2 kinetic energy, या ऐसे लिख सकते हो प्लस -2 काइनेटिक एनर्जी, ताकि गलती ना लगे तुम्हें। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी टोटल इज माइनस ऑफ 1 काइनेटिक एनर्जी, माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है। बोलो बेटे ये समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलना यस और नो। इसका मतलब एक दूसरी बात कि जो हमारे पास टोटल एनर्जी बाय काइनेटिक एनर्जी की रेशो होती है वो -1 होती है। ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, जब न्यूमेरिकल करवाऊंगा ना ये सारा कुछ यूज करूंगा मैं। तो ऑब्वियस सी बात थी कि हमारे पास
kinetic energy is equal in magnitude but opposite in sign than that of total energy. टोटल एनर्जी के इक्वल होती काइनेटिक एनर्जी, सिर्फ साइन ही उसका ऑपोजिट होता है। और आप अच्छे जानते हैं काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर और नॉट। तो पता था कि टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू माइनस हाफ mv स्क्वायर, माइनस हाफ mv स्क्वायर। ठीक, अब जो v था, v, अभी आपने वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाला था, अभी 2 मिनट पहले मेरे साथ वेलोसिटी का फॉर्मूला तुमने निकाला था भाई। क्या फॉर्मूला निकाला था? 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच। 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच अभी निकाला था। ठीक, सो अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल देता हूं या 3 बोल देता हूं, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन थर्ड, putting the value of v in third, putting the value of v in third, ठीक है जी, v की वैल्यू पुट करो तो e टोटल माइनस हाफ m 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एन एच अपॉन का होल स्क्वायर। यहां पे v की वैल्यू पुट करके होल स्क्वायर कर दिया मैंने। तो e टोटल एनर्जी की बात आ गई माइनस हाफ m इंटू 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है जी, कुछ कटता है? सिर्फ और सिर्फ ये कटता है। Excuse me, sir. ठीक है जी, तो एनर्जी टोटल जो हमारे पास आ गई वो आ गई माइनस 2 पाई स्क्वायर m के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला टोटल एनर्जी का हमने डिराइव कर दिया। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बोलो बेटा, डेरिवेशन समझ में आई कि नहीं आई? Excuse me, sir. जी बेटा, Sir, e की वो पावर e 4, की yes, 4 e होनी की चाहिए। पावर 4, e की पावर 4, वो रह गया। बोलो बेटा, समझ में आ गई अब ये बात? कोई दिक्कत हो किसी बच्चे को? हमने सिंपल बात ये की थी कि हमें पता था कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो होगी हाफ mv स्क्वायर होगी। टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पार्ट पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये पता है। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, तो बेटा 2 इधर चल गया, 2 काइनेटिक एनर्जी इक्वल mv स्क्वायर, ये संभाल के रख लिया। दो चार्जेस के बीच की पोटेंशियल एनर्जी होती है k q1 q2 अपॉन r। ठीक, इसको बेटे हमें पता था, ये जो हमने मेन पोस्टुलेट दिया था इसको हमने इक्वेट कर दिया, ये अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल, ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम, ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई, ये 2 काइनेटिक एनर्जी आ गई। इससे प्रूव कर दिया पोटेंशियल एनर्जी इज -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। पहली वाली इक्वेशन में पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू थी, उसको पुट कर दी, पुट किया, और बेटे हमारे पास टोटल एनर्जी इज माइनस काइनेटिक एनर्जी। तो माइनस काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, v का फॉर्मूला निकाल रखे थे, पुट करके टोटल एनर्जी की वैल्यू निकाल दी। एनी डाउट्स यू मे आस्क? ओके, नेक्स्ट। यहां पे देखिएगा, अगर हम इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर दें तो हमें यह भी समझ में आएगा, एक तीसरी रेशो समझ में आएगी कि टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, यहां बोले पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी की जो रेशो होगी वो 2 हो। इसमें पुट करके निकाल सकते हैं ये आसानी से।
यानी एक बात हमेशा समझ लेना है, पोटेंशियल एनर्जी इज ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, 1 2 3, अगर ये तुम्हें ध्यान में नहीं रहेंगी तो बेटा आगे मुश्किल आएगी। ठीक, अब एक बात बताओ, क्या हमें 2 की वैल्यू पता है? क्या हमें पाई की वैल्यू पता है? क्या हमें एम की वैल्यू पता है? क्या हमें के की वैल्यू पता है? क्या हमें ई की वैल्यू पता है? और क्या हमें एच की वैल्यू पता है? सिर्फ जेड और एन ही तो पता नहीं है, वही वेरिएबल हो सकते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे बेटा, तो ई टोटल विल बी -13.6 into z square upon n square इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में आई वैल्यू, -13.6 into z square by n square इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। पर बेटे अगर हमें जूल में चाहिए तो एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करते हैं? ये करवा चुका हूं मैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में मल्टीप्लाई करने से कितने मल्टीप्लाई करते हैं? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से, यानी 1.602 into 10 to power -19 से। तो अगर इसको 1.602 into 10 to power -19 से मल्टीप्लाई करोगे तो एनर्जी टोटल की वैल्यू आ जाएगी -2.13 into 10 to power -18 into z square divided by n square जूल पर एटम। अब ये वैल्यू जूल में आ गई। अगर ये पता थी बेटा तो याद करने की जरूरत नहीं, इसको 1.602 into 10 to power -19 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यही वैल्यू तो आएगी ना। पर सर पर मोल चाहिए, ये एक एटम के लिए है, पर मोल चाहिए एक मोल के लिए, तो मोल के नंबर यानी एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो ई टोटल कैन बी रिटन एज -1312 into z square upon n square किलो जूल पर मोल। ये वैल्यू पर मोल आ गई। अब 3 तरीके से निकाल सकते हो यार। अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में निकालनी है, ऐसे निकाल सकते हो। अगर उसको जूल में कन्वर्ट करना है, सो मल्टीप्लाई विद चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई विद एवोगाड्रो नंबर, तो ये आ जाएगा। तो इट इज वेरी सिंपल, सिंपल और नॉट। बोलो बेटा, सभी को समझ में एनर्जी की डेरिवेशन? अब देखो बेटे, बिफोर आई मूव फर्दर, मैं मिटा दूं बेटे इसको। बिफोर आई मूव फर्दर, अगर मैं तुमसे ये कहूं, मैं कहूं फाइंड द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोहर ऑर्बिट, ऑफ हाइड्रोजन, फर्स्ट बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। तो बेटे आप लिखोगे ई टोटल -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अगर ये वाली वैल्यू यूज कर रहे हैं तो फर्स्ट बोहर ऑर्बिट मतलब n इज इक्वल टू 1 एंड हाइड्रोजन के लिए z इज इक्वल टू 1। तो बेसिकली ई टोटल विल बी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इसलिए ये जो वैल्यू होती है इसको हम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन में बोल सकते हैं। इसलिए इस फॉर्मूला को ऐसे ध्यान में रख लेते हैं कि ई टोटल इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ वन ऑफ हाइड्रोजन इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, जहां पे E1 ऑफ हाइड्रोजन कैन बी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम
or it can be minus 2.1, 8 into 10 to power minus 18 joule per atom, or it can be minus 1312 kilojoule per mole. इवन किलो कैन में भी निकाल सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, बात सारी समझ में आई कि नहीं आई? क्वेश्चन तो इसके करवाएंगे बाद में, अभी हमें और भी कैलकुलेशंस करनी है, क्वेश्चन तो मैं बाद में करवाऊंगा। ओके, तो ये एनर्जी की डेरिवेशन। हाँ जी बेटे बोलो। सर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल पर एटम में चेंज करने के लिए चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जब भी जूल में कन्वर्ट करना होता है, हमें चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से तो मल्टीप्लाई करना होता है बेटे। ओके सर। बेटे अगर ये डेरिवेशन क्लियर हो गई तो एक बार सारे बच्चे यस लिख दो, ताकि मैं फटाफट से आगे चल सकूं। चलो शाबाश। और जिसको नहीं आया वो नो भी लिख सकते हैं, नहीं तो नो के स्पेलिंग भूल जाओगे। जल्दी करो, जल्दी, शाबाश। आई एम कमिंग टू दैट। यार बहुत कम बच्चे जवाब देते हैं, इतने सारे बच्चे और इतने कम जवाब। चलो भाई देखो, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है, नहीं बताओगे तो कर कुछ नहीं सकता हूं, बता दोगे तो भैया जी सत की जो मर्जी करवा लो। लेकिन यहां पे क्वेश्चन और आ गया, ठीक क्या, कि सर माइनस एनर्जी का क्या मतलब है यार? यानी क्वेश्चन का मतलब है वाई इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इज नेगेटिव। क्वेश्चन है वाई इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इज नेगेटिव, वाई इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इज नेगेटिव। भैया इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी नेगेटिव क्यों होती है? ये माइनस क्यों आया? इसका मतलब क्या है? देखो बेटे, ये एक न्यूक्लियस है, लेट दिस इज न्यूक्लियस, एंड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। इसमें डिस्टेंस है इन्फिनिटी। बेटा एट इनफाइनाइट डिस्टेंस द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जीरो। एट इनफाइनाइट डिस्टेंस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जीरो। बहुत सारों से पूछना कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जीरो क्यों होता है, तो आंसर पता क्या मिलेगा? होता है। क्यों होता है? होता है भाई। अरे सर क्यों होता है? इसलिए होता है कि अगर मैंने इन्फिनिटी लिया तो मतलब एन इन्फिनिटी हो जाएगा। एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इज जीरो। तो बेटे ये कोई बताएगा ही नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ये तुम्हारे ही सर बता रहे हैं तुम्हारे को कि अगर मैं इन्फिनिट डिस्टेंस पे लूंगा तो उसका एन इन्फिनिटी, एन इन्फिनिटी, एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इज जीरो। तो एनर्जी एट इनफाइनाइट डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन जीरो। एंड याद रखना, मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी जीरो। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी पॉजिटिव नहीं हो सकती। मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन is zero, that is at infinite distance. अब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस की तरफ मूव करने लगा। क्यों मूव करने लगा? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ डायरेक्शन थी। ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था। तो बोलेंगे एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस energy of electron is taken as zero. Energy of electron is taken as zero. और क्यों है वो अश्विनी सर ने एक्सप्लेन कर दिया है। Now electron has to move towards nucleus, due to electrostatic force of attraction. Electrostatic force of attraction
For moving, it has to do some work. For moving, it has to do some work. It has to do some work. इसको कुछ काम करना होगा. For doing work, it needs energy. For doing work, it uses energy. It uses energy which was already zero. Which was already zero. तो जीरो के बाद यूज करोगे तो वैल्यू किस में जाएगी? माइनस में. And therefore, energy of electron turns to zero. Energy of electron turns to negative. Turns to negative. बोला भाई जब इलेक्ट्रॉन को इनफाइनाइट डिस्टेंस पे लिया गया था तो उसकी एनर्जी जीरो थी. क्यों? अगर n इंफिनिटी हो गया तो एनर्जी जीरो होगी. अब अंडर द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इट हैज टू कम नियर टू द न्यूक्लियस. जब ये पास आएगा इट विल हैव टू डू सम वर्क. मूव करने के लिए काम करना होगा. काम करने के लिए एनर्जी यूज होगी जो कि पहले जीरो है. तो जीरो के बाद और यूज होगी तो कहां से आएगी? कैसे चल जाएगी? माइनस. हेंस एनर्जी इज माइनस. पर आप बोलोगे सर अरे यार जीरो से फिर यूज कैसे की? एक मजदूर था, घर पे रोटी नहीं थी. घर पे रोटी नहीं थी, मजदूर था बेचारा. ठीक, अब रोटी लेनी थी, पैसे जेब में है नहीं, तो एक साहूकार के पास जाता है. कहता जी मेरे को ना 100 रुपए दे दो, मैंने रोटी लेके जानी है. साहूकार कहता है ये ले 100 रुपीज, पर जब तक तू इसको चुकाएगा नहीं तब तक तू मेरा नौकर रहेगा. यू विल बाउंड टू मी until you pay your debt. ऐसी होता है ना, ऐसी होता है ना. साहूकार लोग उनको मजदूर बना लेते थे, अपने साथ बाउंड लेबर बना लेते थे. जब तक वो पैसे दे नहीं देंगे, वो 100 रुपए दे नहीं देंगे, तब तक वो उसी का काम करेगा, छूटेगा नहीं वहां से, उसी के साथ जुड़ा रहेगा. सिमिलरली मजदूर इलेक्ट्रॉन, साहूकार न्यूक्लियस, एनर्जी जीरो. मूव करना है, एनर्जी चाहिए, किससे ली? साहूकार से, न्यूक्लियस से. पर न्यूक्लियस ने दी. जब ये पास आया तो ये एनर्जी रिलीज हुई. अट्रैक्शन की वजह से जो एनर्जी बनी वो रिलीज हुई, वो न्यूक्लियस के थ्रू रिलीज हुई. मतलब न्यूक्लियस थ्रू नहीं, मतलब न्यूक्लियस और इसके अट्रैक्शन की वजह से रिलीज हुई. तो एक्चुअली देखा जाए उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का नौकर बन गया. इट इज बाउंड टू न्यूक्लियस नाउ. जब तक एनर्जी इसको मिल नहीं जाएगी, आप बाहर से नहीं दे दोगे, तब तक न्यूक्लियस को पकड़ के रखेगा, अपने आसपास घुमाते रहेगा. सो इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू न्यूक्लियस. नेगेटिव एनर्जी का मतलब ही क्या होता है? बाउंड सिस्टम. अगर कल को क्वेश्चन ऐसे देता, व्हाट इज सिग्निफिकेंस, what is significance of negative energy of electron, तो कहते इसका मतलब है it means electron is a bound system. Electron is a bound system. It is bounded to electron, it is bounded to nucleus. जैसे मैंने बोला कि फर्स्ट शेल में ये है हमारे पास, ये फर्स्ट शेल, इसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी -13.6 है. अभी पढ़ा ना आपने. तो इतनी एनर्जी के साथ वो जुड़ा हुआ है. जब तक आप इतनी एनर्जी बाहर से दे नहीं दोगे, कितनी? 13.6, तब तक इसकी एनर्जी जीरो नहीं होगी. जीरो नहीं होगी तो इससे दूर जा नहीं पाएगा. ये फोर्स टूटेगी नहीं, ये फोर्स टूटेगी नहीं तो ये यहां पर घूमता रहेगा, इसका बाउंड रहेगा. पर जब आप ये एनर्जी दे दोगे तो इसको एनर्जी जो माइनस में थी वो मिल गई, इसकी एनर्जी जीरो होगी. जीरो होगी तो ये इनफाइनाइट पे चला गया, यानी बाहर निकल गया. तो साहूकार से छुटकारा. बोलो क्लियर? ओके. तो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी नेगेटिव क्यों होती है? इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी निकालते कैसे हैं? इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी नेगेटिव का मतलब सिग्निफिकेंस क्या है?
मैंने वो समझाने की आपको कोशिश की है। ठीक, अब चलते हैं आगे। बेटा किसी को नहीं समझ में आया दोबारा पूछ लो। पीठ पीछे बैक बाइटिंग होती है। अगर अभी समझ नहीं आया 50 बार पूछो सर नहीं आया जी, और बाद में नहीं बोलने का कि सर समझ नहीं आया। यस, क्विकली बोलो। इसमें सर हाँ जी बेटा बोलो। अरे दोबारा एक्सप्लेन कर दो। वाई एनर्जी इज नेगेटिव, क्या एक्सप्लेन करूं? वाई इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इज नेगेटिव। देखो भाई, मैंने कहा कि इन्फिनिटी पे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी? जीरो। इन्फिनिटी पे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जीरो, तो इट हैज टू कम टू द न्यूक्लियस। तो इसको काम करना होगा भैया, काम करने के लिए एनर्जी लगती है ना। तो अगर ऑलरेडी किसकी एनर्जी जीरो है और फिर वो एनर्जी कंज्यूम करे तो एनर्जी नेगेटिव में आएगी कि नहीं आएगी? यस सर। तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी नेगेटिव होती है। अश्विनी सर है, खूब पढ़ाते, खूब मेहनत करते हैं, मान लो मेरे को खाना ही ना दिया जाए तो क्या होगा? मैं क्या करूंगा? मैं अपनी एनर्जी यूज करूंगा। कौन सी वाली? ये जो स्टोर है ना भाई, काफी ज्यादा स्टोर कर रखी है मैंने बॉडी में, इसको यूज करूंगा तो मेरा ये वेट जो होगा वो कम होना शुरू हो जाएगा, यानी वेट नेगेटिव में चला जाएगा। वो मेरी स्टोर्ड एनर्जी है। इसी तरह से जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव करने लगेगा तो इसके अट्रैक्शन से एनर्जी रिलीज होगी, वो एनर्जी रिलीज होती रहेगी और जीरो से एनर्जी कम होती चली जाएगी तो नेगेटिव में आती रहेगी। बोलो क्लियर? यस सर। आगे चलते दोस्तों। सर हाँ जी बेटे बोलो। सर आप एक बार ये बता सकते हो कि सर जब इनफिनाइट डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैसे जीरो हो जाती है? बेटे थोड़ा सा इधर ध्यान दें। अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस का मतलब उसका शेल नंबर कौन सा होगा? इन्फिनिटी। हाँ जी सर। तो यहां इन्फिनिटी पुट कर और ओके सॉल्व सर। कर। यस सर, इनफिनिटी से क्या डिवाइड होगा? करने पे जीरो आ जाएगा। फिर क्या होगी एनर्जी? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटे बोलो। सर ये जो 13.6 हम उसको एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे, अगर हम इसको उससे लाइक बाउंड सिस्टम से छुड़ाना है तो वो जूल्स में होगी सर, 13.6 जूल्स। बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो यहां लोगे वही होगी। अगर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देनी पड़ेगी। अगर जूल में देनी होगी तो 2.18 into 10 to power -18 देनी होगी। अगर किलो जूल में देनी होगी पर मोल तो 1312 किलो जूल पर मोल देनी होगी। वो तो ओके बेटा सर। जो एनर्जी के लिए उतनी देनी पड़ेगी, उसी यूनिट में देनी पड़ेगी। ऐसे होता है कि अंडे की जगह टमाटर मिल जाए? हैं? नो सर, गॉट इट सर। चलो अब आ जाओ आगे। अब थोड़ा सा मुश्किल वाला काम करवा रहा हूं जो लोग नहीं करवाते, क्योंकि आज हमारा कैलकुलेशन डे है, क्वेश्चन डे तो है ही नहीं है। अब हम बात करेंगे आगे टाइम पीरियड फॉर फुल रिवॉल्यूशन। टाइम पीरियड फॉर वन रिवॉल्यूशन इन एन ऑर्बिट। एक ऑर्बिट में पूरी रिवॉल्यूशन के लिए कितना टाइम लगेगा? टाइम पीरियड फॉर वन रिवॉल्यूशन इन एन ऑर्बिट। ठीक है जी। तो बेटा टाइम कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस ट्रेवल बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितना डिस्टेंस फॉलो करता है? एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितना डिस्टेंस तय करता है? बिल्कुल सही, 2 पाई आर सरकमफ्रेंस, 2 पाई आर। और वेलोसिटी v। तो बेटे अभी अभी तुमने निकाला कि रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है। थोड़ी देर पहले तुमने रेडियस का फॉर्मूला निकाला था। क्या निकाला था? m स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर n के z e स्क्वायर। ये रेडियस का फॉर्मूला निकाला था अभी। और वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला निकाला था मेरे प्यारे बच्चों ने? बेटा वेलोसिटी का था 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच। 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच।
ये अभी निकाला था कि नहीं निकाला था मेरे प्यारे बच्चों? इन दो फॉर्मूला को यहां पुट कर दो, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई इंटू आर की वैल्यू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर अपॉन वेलोसिटी। वेलोसिटी इज 2 पाई, ठीक है जी। आगे के जेड ई स्क्वायर, ऊपर चला गया एन एच और ये नीचे आ गया। क्या क्या कैंसिल कर लोगे यार? 2 पाई से 2 पाई कैंसिल कर लोगे? क्या और भी कुछ कैंसिल होता नजर आ रहा है तुम्हारे? है भाई? सर के जेड ई स्क्वायर को कर सकते हैं। इसको नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी। तो हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा एन का क्यूब एच का क्यूब, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर एम, के ऊपर वाला के नीचे वाला के स्क्वायर, जेड स्क्वायर ई की पावर 4। सो ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया। बोलो आ गया कि नहीं? एन का क्यूब एच का क्यूब अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4। बेटा टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया बच्चे जी। पर इसमें खास बात क्या है? ये तो पता है, ये पता, ये पता, ये पता, ये पता, ये पता, ये पता है। आप सिंपल ये समझ लें कि T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n का क्यूब बाय z का स्क्वायर। ये ध्यान में रखना। टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n का क्यूब बाय z का स्क्वायर। क्वेश्चन कराऊंगा ना तो यूज होगा, इसका वैल्यू यूज होने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला निकालना सिखा दिया। बोलो क्लियर? टाइम पीरियड फॉर रिवोल्यूशन समझ में आया भाई? अगली बात, लास्ट बात आज की, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन? कि एक सेकंड में कितनी रिवोल्यूशन लगा देगा इलेक्ट्रॉन। एंड फ्रीक्वेंसी इज इनवर्स ऑफ टाइम और नॉट? टाइम के उल्टा होता है। तो भैया इसका उल्टा फॉर्मूला हो गया कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन इज 4 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन एन का क्यूब एच का क्यूब। ये मेरे बच्चों फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन है। दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन। इससे उल्टा मतलब ये कह सकते हो कि फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड का स्क्वायर अपॉन एन का क्यूब। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, बात यहां तक समझ में आती है कि नहीं आती है? लास्ट में वैसे वो बोहर का नहीं है, बोहर की कैलकुलेशन नहीं है, ये ना एक वैसे लिख लेना साइड में, इट इज नॉट बोहर्स कैलकुलेशन। नंबर ऑफ वेव्स इन nth ऑर्बिट, क्योंकि बोहर का मॉडल तो वेव बताता ही नहीं था ना, ठीक। बट ये वैसे अभी ध्यान रखना, नंबर ऑफ वेव इन nth ऑर्बिट इज इक्वल टू n नॉन वेव्स। अगर बोले हाउ मेनी वेव्स आर प्रेजेंट इन फर्स्ट ऑर्बिट, बोलना 1। बोला हाउ मेनी वेव्स इन सेकंड ऑर्बिट, बोलना 2। हाउ मेनी वेव्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट, बोलना 3। ठीक, n के बराबर है। तो बेटे आज मैंने तुम्हें सारी कैलकुलेशन करवाई है। वी डिड डेरिवेशन ऑफ रेडियस, डेरिवेशन ऑफ वेलोसिटी, डेरिवेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, डेरिवेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन, टाइम पीरियड फॉर रिवोल्यूशन। उम्मीद करता हूं सारा समझ में आया होगा। होमवर्क नोट कर लो, 11 बजे तक भेजना है। इन सारी डेरिवेशन को, 5 डेरिवेशन, रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी,
इन 5 डेरिवेशन को 3 टाइम्स अ पीस डिराइव करके 11 बजे तक भेजना है आज। मैम का नाम आपको पता है, अदिति मैम, भेज दीजिएगा। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई। ये जो 5 डेरिवेशन हमने आज की हैं, इसको 3 टाइम अ पीस, एक एक डेरिवेशन को 3-3 बार करके बिना नकल मारे करके अदिति मैम के पास भेज देना है। नहीं आया तो अगली क्लास से ब्लैंक, नहीं करोगे होमवर्क तो अगली क्लास से ब्लैंक बाहर निकाल दूंगा।